देखो न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड हो गया और मतलब ये सब उतना सही से नहीं पता, लेकिन जितना भी घूम रहा है उतना बता रहा हूँ। देखो जैसे कि लीनियर डीएनए में जब आप बात करती हो तो अगर दिया है मान लो 5 न्यूक्लियोटाइड है तो नंबर ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड कितना होगा 5 में। तो देखो जैसे 1 2 3 4 5, तो अब इसमें बॉन्ड कितना हो सकता है, 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 4 जुड़ा, तो 4 ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से पांचों जुड़ जाएगा, यानी n-1 होगा। इसका मतलब कि जब लीनियर डीएनए की में आप बात करते हो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो n-1 होता है। और जब बात करती हो नंबर ऑफ ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, यानी कि जैसे ये 5 था तो इसके नीचे जो है 3 4 5 वो हमारा क्या अटैच होता है, मतलब वो नाइट्रोजनस बेस की क्या अटैच होता है, वो भी हर एक न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है। तो अगर तो न्यूक्लियोटाइड 5 है तो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड भी, यानी कि जो हमारा नाइट्रोजन बेस्ड होता है वो भी 5 ठो होगा। तो यहाँ पे n=n, और n क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो ये हो गया। तो देखो जब सर्कुलर डीएनए की बात करते हो तब जैसे उसमें और इसमें बस डिफरेंस ये है, ये वाला तो इसमें भी सेम रहेगा उसमें भी सेम, लेकिन इसमें n-1 है, लेकिन इसमें n-1 नहीं है, इसमें जो है n ही है। जैसे कि मान लो 5 ठो है, 3 4 5, तो अब इसको कैसे, मतलब देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, सिर्फ 4 बॉन्ड से नहीं पूरा हो जाएगा, 5वां भी लगाना पड़ेगा। इसीलिए जो है इसमें जो है n= सेम होगा। और जो ये बॉन्ड देखते हो ये 3-5 होता है। जैसे कि ये 5वें जैसे कि पढ़ते थे तो ये जो डाइस्टर बॉन्ड भी शायद 3-5 होता है, तो वही 5-3-3-5 तो ये हो गया। और इसमें n=n, यानी कि जितना मतलब कि न्यूक्लियोटाइड होगा उतना ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी होगा, और ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड तो भी उतना, उसमें पिछले वाले केस में भी उतना ही था, इसमें भी उतना ही होगा। अब देखो मान लो कि बीपी, यानी कि पता नहीं सही से नहीं क्या, पता नहीं बी मान लो अगर 1000 है तो सर्कुलर डीएनए में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना होगा। तो देखो बीपी मतलब बेस नाइट्रोजनस पता नहीं क्या है, तो बस इसमें यही है कि बीपी जो है वो 1000 है, लेकिन जब उसको न्यूक्लियोटाइड करोगे तो एक में 2 ऐसा कुछ होता है, तो उसको 2 से इंटू करोगे तो 1000 को 2 से इंटू करोगे 2000, तो इसमें कुछ ये था मतलब कि इसमें कुछ बीपी कुछ और होता है, न्यूक्लियोटाइड मतलब उसको 2 से इंटू करोगे तो आता है। और देखो डबल स्टैंडर्ड लीनियर में क्या होता है, जैसे कि डबल स्टैंडर्ड जैसे कि डीएनए होता है तो वो डबल स्टैंडर्ड होता है, ऊपर भी होता है नीचे भी। तो इस डबल स्टैंडर्ड मतलब लीनियर डीएनए में देखो वही चीज़ है जो ये ऊपर पढ़ रहे हो, तो ना इसमें भी आई है, बस इसमें केवल सिंगल की बात की गई थी, लेकिन इसमें ये डबल की बात की, जैसे सिंगल ये हो गया, ये अभी डीएनए नहीं है, अब ये डबल हो गया तो डीएनए है, तो वही तो डबल में कितना होगा। तो देखो उसमें n-1 था, देखो 5 ठो 1 2 3 4 या 5 ठो है और 4 ठो डाइस्टर बॉन्ड है, और नीचे वाले में भी 4 ठो होगा, यानी कि 2 ठो होने की वजह से 2 ठो डाइस्टर बॉन्ड कम होगा, तो यहाँ पे n-2 होगा। और जो है वो क्या बोलते हैं, और जो है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड तो इसमें भी सेम ही होगा। तो ये चीज़ हो गया। और तो लिखा यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और नंबर ऑफ बेस पेयर नहीं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बेस पेयर शायद से जब उसको 2 से इंटू कर दोगे जो चीज़ दिया है तो न्यूक्लियोटाइड मतलब वो होगा। देखो जो स्कूल में मतलब वो पढ़े थी यही वही सारा है, लेकिन वहाँ डायग्रामेटिकली जो है हम समझाए थे यहाँ पे लिखे हुए फॉर्म में है। डायग्रामेट्री वाला भी ठीक है, लेकिन लिखा हूँ तो ये भी समझा ही देता हूँ। तो देखो 1869 में मेस्चर ने न्यूक्लिन का कुछ डिस्कवर किया होगा, और फिर 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने
3D का डबल हेलिक्स डीएनए का 3D का कुछ मॉडल होगा वो दिया था, जो कि वो उन्होंने मतलब लिया था। अबे यार पता नहीं क्या है, लिया नहीं था मतलब एक्स रे डिफ्रेक्शन और बेस पेयर को मतलब एक्सप्लेन करता है, एक्स रे डिफ्रेक्शन को और बेस पेयर को एक्सप्लेन करता है, जिसका खोज अबे यार तेरी माँ का चूत साला, विक्सिन और फ्रैंकलिन और एडविन और चार्गलाफ ने मतलब जो भी है इसने खोज किया था, लेकिन वैटसन और चार्गलिफ ने कुछ पता नहीं क्या मतलब लेके लिया होगा, पता नहीं क्या, छोड़ जो भी हो, एक्स रे डिफ्रेक्शन और बेस पेयर का। और देखो बेस पेयर यानी कि बेस पेयर बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स का बैक यार तेरे। और देखो कुछ समझ नहीं आ रहा इधर क्या लिखा है, और जब लिखा है कि विल्सन ने जो डीएनए जो हेलिक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। देखो समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन अब जितना चीज़ गाय में घूम रहा है, जितना मतलब आ रहा है उतना ही बता रहा हूँ। डीएनए का जो हेलिक्स होता है वो बराबर होता है, कांस्टेंट होता है, और जो विड्थ होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो आ रहा है उतना बता रहा हूँ। और देखो ये जो चीज़ है इसको हॉलमार्क ऑफ वास्टन क्रीक ये भी नहीं समझ आया। तो देखो अब जो है चारगाफ ने मतलब जो चारगाफ पता नहीं, जो भी चारगाफ पता नहीं क्या लिखा है, जो भी हो चारगाफ कोई इंसान था जो भी हो, तो देखो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, यानी कि जब दो स्टैंडर्ड होता है तो वो डबल स्टैंडर्ड वो एक मॉलिक्यूल होता है और वो डीएनए होता है। ये मतलब ये डीएनए के बारे में इधर बात किया जाएगा, आरएनए नहीं, पता नहीं क्या लिखा है, छोड़ो। तो देखो इसमें ये लिखा गया है कि जो प्यूरीन है वो पिरीमिडीन के बराबर होता है। जैसे इसमें इस साइड प्यूरीन होगा और इस साइड पायरामिडीन होगा, तो जितना प्यूरीन का बॉन्ड मतलब होगा उतना ही पायरामिडीन का होगा, तो इसलिए कांस्टेंट ही होगा हमेशा, जैसा बोले थे आ था, तो वो जितना प्यूरीन होगा उतना कांस्टेंट होगा। और अगला भी यही लिखा है A+G जो कि प्यूरीन का होता है, ये A हो गया, मान लो ये G हो गया, तो अब वो अगले पैरामिडीन से अपने अटैच होता है, ये C से अटैच होगा, ये T से अटैच होगा, तो वो दोनों भी A और G यानी कि इसका फुल फॉर्म मेडिसिन गाइनसिन साइटोसिन थायरिस जो भी था, मतलब ये उससे अटैच है, तो ये भी उसके बराबर ही होगा। और इसका जो रेशियो होता है यानी कि जब इसको सिमिलर रेशियो होता है यानी 1:1 होता है, यानी कि 1 वही जो पढ़े थे, तो ये हो गया। और ऑलवेज फॉर ऑल स्पीसी यानी कि सभी स्पीसी में, बैक्टीरिया में भी यही होगा और सब में वही होगा। और देखो ये सब तो पता ही था, लेकिन जो चीज़ नहीं पता मतलब थोड़ा मतलब कॉमन बात है, लेकिन नहीं पता था कि जितना शुगर होगा यानी कि शुगर जितना होगा उतना ही फॉस्फेट ग्रुप भी होगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसा ये शुगर वाला स्ट्रक्चर होता है, ये जो बनाया जाता है, तो इसके जो है 5वें कार्बन से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मतलब जो भी हो, 5वें कार्बन के C5 के OH बॉन्ड से अटैच होता है फॉस्फेट। तो जितना बार अब तुम्हारा ये शुगर होगा उस सारे शुगर में फॉस्फेट बॉन्ड भी अटैच होगा, तो एक तो शुगर होगा तो एक तो फॉस्फेट बॉन्ड होगा, और ऐसे ही दूसरा भी होगा तो उसमें दो होगा, यानी कि शुगर फॉस्फेट ग्रुप के बराबर होगा हमेशा। देखो ये क्या लिखा है नहीं समझ आ रहा है कि A+T यानी एडिनोसिन और प्लस थायमाइन और गाइनिसिन इज इक्वल टू X, जो कि वेरिएबल है फॉर और प्रोकैरियोट में लेस देन 1 होगा, शायद ये लेस देन का साइन कि मोर देन का जो भी हो उसको होगा, और यूकैरियोट में ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब जिसका भी साइन हो। क्या लिखा है नहीं समझ आया, लेकिन मतलब कि जो भी लिखा हो नहीं समझ आया। तो देखो अब अगला बेस पेयरिंग की बात, देखो वही चीज़ फिर से रिपीट की जाएगी। ए जो है T डबल बॉन्ड से जुड़ा है, डबल
और जी और सी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है कल मतलब बटाइड डायग्रामेट्रिकली। तो देखो ये जो बॉन्ड होता है इसको ये केवल बॉन्ड नहीं बोल सकते, ये केवल बॉन्ड नहीं होता है। जैसे मान लो कार्बन कार्बन ग्रुप से अटैच होता है केमिस्ट्री में तो वो बॉन्ड होता है, नहीं मतलब कि उसमें तो बॉन्ड बोल देगी, इसमें बॉन्ड नहीं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा बोलना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है। और देखो ये 3 बॉन्ड है इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग है। अबे यार साला तू हिल कह रहा है तो ये अब हट बे मादर जात साला तेरी। तो ये जो है ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस डबल बॉन्ड यानी कि उससे। अबे हो क्या रहा है मादर जात। और देखो डीएनए जो है डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लिय अबे यार सही से बना। तो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब अभी मतलब वही डॉट होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसको ये जो एक होता है उसको न्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। तो जैसे 2 का होता है और इसको हम मतलब कि ये जो इसको बैकबोन बोलते हैं। और देखो हम बैकबोन बोलते हैं तो जैसा कि बैकबोन में जैसा कि तुम स्ट्रक्चर पढ़े थे तो उसमें क्या क्या होता है। जैसे एक तो ऐसे स्ट्रक्चर में ये अपना होता है यानी कि शुगर होता है और इसके 5वें कार्बन की OH ग्रुप के साथ जो है हमारा फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होता है। तो ये यानी कि ये जो धागा देख रहे हो इसमें शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है। और जो इसके अंदर होगा वैसे वो जो है हमारा क्या होगा मतलब भाई मतलब उसके अंदर ये बेस होगा जो कि देखो तो ये 90 डिग्री के स्ट्रक्चर पे होगा हमेशा 90 डिग्री पे। और ये अंदर की तरफ है तो इनवर्ट्स बोल देंगे 90 डिग्री इनवर्ट्स। और देखो ऑब्वियस सी बात है जैसे ये है तो तो अब ये मतलब जैसे कि ये है तो ये मान लो 5 डैश होगा और ये 3 डैश होगा। तो लेकिन जब दूसरा बनेगा तो ये वाला 3 डैश होगा और ये वाला 5 डैश होगा। तो एंटी पैरेलल है 3 डैश है टू 5 डैश 5 डैश टू 3 डैश। और यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड ये डबल बॉन्ड T से जुड़ा होता है जी ट्रिपल बॉन्ड C से जुड़ा होता है। वही चीज़ दोबारा रिपीट की जा रही है। और यहाँ पे ये दूसरी ये कोई नई चीज़ है ये मुझे नहीं समझ आया कि प्यूरीन जो है कुछ डबल होता है और मतलब प्यूरीन पायरामिड के बराबर ही होता है लेकिन वो जो है उसमें कुछ एक होता है। अब क्या डॉट होता है क्या एक होता है वो पता नहीं लेकिन पायरामिड 2 नहीं हो पाएगा नहीं तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। बस ये डॉट होता है ये एक होता है अब क्या होता है वो नहीं पता। अब देखो राइट हैंडेड हेलिक्स ये राइट हैंडेड हेलिक्स क्यों लिखा है ये भी नहीं समझ आया लेकिन ये वाला समझ आया कि जैसा मतलब कि एक्चुअल डीएनए हमारा बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स होता है इतना अंदर धंसा होता है कि वो इसलिए उसको सिंपल रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन इसके ये जो कोने में होता है इसको पिच बोलते हैं जो कि 3.5 mm का होता है। और डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर विद बेस पेयर वाला क्या था यार हाँ जैसे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है होगा 2 बेस पेयर 0.34 mm। और जो है इधर ये लिखा है कि 360 डिग्री ये वाला भी कुछ सही से नहीं समझ लेकिन जैसे कि ये एक आया तो अब ये पूरा 360 डिग्री साथ मिल जाता होगा। तो वही लिखा है कि इसमें 10 ठो बेस पेयर होते हैं 10 ठो बेस पेयर होते हैं। लेकिन 10 ठो बेस पेयर होता है यानी कि न्यूक्लियोटाइड कितना होगा 20 ठो होगा बेस पेयर। देखो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू 2 इंटू में बेस पेयर ये कह सकते हो या तो ये कह सकते हो बेस पेयर इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड अपॉन में 2। तो वही चीज़ है कि अगर बेस पेयर डस्ट होता है जैसे कि इसके बीच में ये जो डंडी होती है डस्ट होती है लेकिन बेस पेयर जो होता है यानी कि नाइट्रोजनस बेस होता है वो 20 होगा क्योंकि एक ठो में ये डॉट होता है एक प्यूरीन का और इधर जो है पैरामीडीन का होगा। तो वही चीज़ है कि जैसे कि ये मान लो ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड हो गया और मान लो अब ये हो गया इधर साइड प्यूरीन वाला और इधर पायरिमिडीन तो ये 2 ठो बेस पेयर हो गया। और देखो इसको स्टेबिलिटी क्यों प्रोवाइड होती है। देखो पहला रीज़न तो जैसा ये है कि पैरेलल होता है जैसे ये है तो ये इसके पैरेलल होता है। तो जैसे अगर
किताब को एक दूसरे के ऊपर पैरेलल रखते जाओगे तो स्टेबल होगा, तो वैसे ही पैरेलल की वजह से स्टेबल होता है। और दूसरा चीज़ जो मतलब पैरेलल मतलब बेस एक के ऊपर एक रखा होता है, बेस वन अबव द अदर, यानी कि इसे किताब के ऊपर किताब रखा होता है। दूसरा इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड से ये नहीं पता था, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड से ये कुछ अटैच होता है जिसकी वजह से भी पैरेलल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्योंकि अटैच होता है। तो देखो, जैसा फ्रांसिस और क्रिक ने सेंट्रल डॉग ऑफ बायोलॉजी दिया, कहने का ये मतलब सेंट्रल डॉग बायोलॉजी में क्या होता है कि सबसे पहले तो डीएनए जो है, डीएनए फॉर्म करता है थ्रू रेप्लिकेशन, और फिर डीएनए से आरएनए भी बनता है। और सबसे पहले उससे पहले तो देखो, डीएनए जो है ऑटो कैटालिटिक इन नेचर होता है। ऑटो कैटालिटिक इन नेचर मतलब कि ये रेप्लिकेट कर सकता है, एक डीएनए से दो डीएनए फॉर्म हो सकता है, इसी को हम बोलते हैं ऑटो कैटालिटिक इन नेचर। तो डीएनए से डीएनए बन सकता है थ्रू रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बन सकता है थ्रू डीएनए से आरएनए बन सकता है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है थ्रू ट्रांसलेशन। देखो तीन चीज़ हुई, रेप्लिकेशन जब होगा तो डीएनए से डीएनए बनेगा, और जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डीएनए से आरएनए बनेगा, और जब ट्रांसलेशन होगा तो आरएनए से प्रोटीन बनेगा। और लेकिन कुछ में जो है ये सीधा आरएनए से जो है डीएनए बनता है। तो मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म में तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए से आरएनए नहीं, आरएनए से डीएनए, कुछ ऐसा मतलब है। एग्जैक्टली ये तो नहीं, लेकिन ऐसा ही है कुछ। तो ये चीज़ होगी, इसी को सेंट्रल डॉग ऑफ बायोलॉजी और बुक में जैसे बनाया है उसमें ऐसे बनाया है, जैसे डीएनए है तो डीएनए रेप्लिकेट करके फिर से डीएनए बनाएगा, और डीएनए जो है आरएनए बनाएगा, एमआरएनए शायद से, मैसेंजर आरएनए। तो सवाल ये है कि और सारा आरएनए नहीं बनाएगा क्या? और फिर आरएनए जो प्रोटीन बनाएगा थ्रू ट्रांसलेशन, इसी को सेंट्रल डॉग में बोलते हैं। और देखो, लेकिन कुछ केसेस में उल्टा भी होता है, जिसमें एमआरएनए से सीधा जो है डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए नहीं, एमआरएनए से डीएनए बनता है। ये तो इसमें जैसे उल्टा जिसमें बनता है वो है आरएनए वायरस, यानी कि एचआईवी में उसको हम रेट्रोवायरस जैसा इसकी जैसे बोलते हैं। और देखो एक चीज़ और कि जैसे जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सबसे पहले, पता नहीं सही से नहीं लिखा है, ये समझ भी नहीं आया था क्योंकि इसलिए सही से नहीं पता, लेकिन सबसे पहले शायद से आरएनए में, या तो फिर मैम गलत बताई थी, जो भी हो, सबसे पहले आरएनए में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है कि बनता है, जो भी होता है आरएनए में इंफॉर्मेशन होता है, और फिर आरएनए से डीएनए में दूसरे नंबर पे जाता है, और फिर जो है ये तीसरे नंबर में प्रोटीन में इंफॉर्मेशन जाता है। अब सवाल ये है, जैसा ये इंफॉर्मेशन जैसा वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो मतलब सब में अलग अलग, वो वाला इंफॉर्मेशन भी कौन सा, और आरएनए में सबसे पहले जाता है, और फिर उसके बाद डीएनए में, और फिर उसके बाद प्रोटीन में। कुछ सही से समझ नहीं आया, ये चीज़ गलत भी हो सकती है, लेकिन जितना आया उतना बताया। देखो, अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स करेंगे। देखो, जैसा कि डीएनए होता है तो इसमें जैसा कि ये दो है तो इसके बीच के जो गैप होता है इसको हम 0.34 नैनोमीटर का होता है, और इसको इंटू कर दो, जैसा कि चैप्टर के शुरू में जब अगर एनिमल के केस के में पढ़ रहा है तो एनिमल वाला जो 4-5 बताएगा तो उससे इंटू करो, बैक्टीरिया के बारे में तो बैक्टीरिया से इंटू करो, वो तो उस नंबर से इंटू जो 3.5 × 10⁻⁻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 ⁻
2 मीटर लंबा आएगा। सोच रहे हो इतना ज़्यादा लंबा, इतना लंबा तो इंसान भी नहीं होता, इंसान का भी 2-3 गुना। तो सोचो इतना बड़ा जो है, इतने एक छोटे से सेल के न्यूक्लियस, पहली बार सेल ही नहीं दिखता है, ऊपर से उसके भी न्यूक्लियस में कैसे अरेंज होगा। तो इसको सीधा तो अरेंज कर नहीं सकती, अब इसको ऐसी लपेट-वपेट के अरेंज करती हैं। तो वो लपेट के अरेंज करने की मतलब टेक्नीक क्या होती है वो पढ़ना है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट
उसमें पढ़ेंगे, यानी जो प्रिमिटिव पहले जो ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ उसमें पढ़ेंगे, और उसमें हम ई कोलाई के बारे में से मतलब समझेंगे। तो देखो ई कोलाई का जैसा बेस पेयर होता है, हाँ बेस पेयर से इंटू करना है, ये 0.35 जिस भी बैक्टीरिया का कर रहे तो बैक्टीरिया के बेस पेयर से इंटू करो, जो जब तक शुरू में बताया गया था जिसके बारे में। तो इसमें जो है ई कोलाई का बेस पेयर होता है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर, और वो जो शुरू में चारों 5 लिखा गया था वो एकदम याद होना चाहिए, ऐसे बहुत जगह काम आएगा। तो अब इसको इंटू कर दो, जो बैक्टीरिया के बेस पेयर में जो डिस्टेंस होता है जो कि 0.3 nm होता है बैक्टीरिया में, उससे इंटू कर दो, और देखो फॉर्मूला भी यहाँ से निकल के आता है कि लेंथ डीएनए का पता करने के लिए, डीएनए का लेंथ पता के लिए नंबर ऑफ बेस पेयर, यार जो कि तुम्हें चैप्टर के शुरू में जो 500 लिखा गया था वो याद आएगा तो निकल जाएगा। इंटू में डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, जो डिस्टेंस है उस दोनों के बीच की उसमें से इंटू कर दो, और इसको उल्टा भी डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, और इसमें केवल जो है अगर नंबर ऑफ बेस पेयर निकालना है तो इसको इधर ले जा दो, तो ये फिर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि लेंथ अपॉन में डिस्टेंस इंटू बेस पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर। देखो यहाँ पे लिखा भी लेंथ इज इक्वल टू लेंथ अपॉन में डिस्टेंस बाई बेस, इसको इधर ले जा दो तो फिर नंबर ऑफ बेस पेयर निकल जाएगा इस तरीके से। तो देखो जो कि होता है 1.36 mm इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, जो कि छोटा होता है इसलिए उसमें भी काफ़ी है, तो कैसे अब उसमें अब अरेंज होता है वो पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ सबसे पहले समझने वाली चीज़ है, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया का सेल है ना, तो इस बैक्टीरिया के सेल में देखो हमें मतलब डीएनए को डालना है, तो हम ऐसे देखो इसको इसी तरीके से तो डालेंगे, और ऐसा कोई इसके बाहर इसको होल्ड करके रखे, ऐसा कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स तो नहीं प्रेजेंट होता, ऐसा कोई न्यूक्लियर प्रेजेंट नहीं पता होता जो इसको यहाँ से एकदम पकड़ के होल्ड करके, कोई फिजिकल चीज़ नहीं प्रेजेंट होती है। पता नहीं ऐसा ही कुछ बताया गया था, सही नहीं समझ में आया था, ऐसा ही कुछ था। तो देखो क्या होता है, ये बिना किसी चीज़ के छोड़ो, जो भी हो गलत छोड़ो उसको भूल जाओ। तो देखो होता क्या है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये यहाँ पे एक बेसिक प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है ना उसमें का बेसिक वाला प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन क्यों लिया जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो इस तरीके से जो डीएनए, देखो ये डीएनए है जो कि हम चिपका रहे हैं बहुत बड़ा है, तो ये वही डीएनए है। और तुम डीएनए जो है जैसा पढ़े होगी न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि एसिडिक होता है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि एसिडिक होता है डीएनए, और एसिड चीज़ निगेटिवली चार्ज होती है, यानी कि डीएनए निगेटिवली चार्ज है, तो यानी कि इससे पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ दे दी जाए, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज लिए तो निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो चिपक जाएगा उससे, तो ये जो फिजिकल बैरियर ना होने से वैसे ही केवल अरेंज करना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसीलिए जो है ये डीएनए जो है ये हमारा एसिडिक इन नेचर है, डीएनए को लिखा है एसिडिक डीएनए है, तो यानी निगेटिव होगा। और ये जो हमारा प्रोटीन है बेसिक प्रोटीन, यानी बेसिक वाला प्रोटीन, और बेसिक प्रोटीन कौन सा होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, या तो पॉलीएमाइंस भी कह सकते हो, नॉन हिस्टोन प्रोटीन या तो शायद से पॉलीएमाइन कह सकते हो, जो कि बेसिक प्रोटीन होता है। तो इस तरीके से निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा और चिपक जाएगा। अब इसके वजह से ये बिना किसी फिजिकल बैरियर के भी चिपका रहेगा। तो फिजिकल बैरियर का कॉन्सेप्ट करेक्ट भी हो सकता है, लेकिन मेन जो चीज़ था वो समझ गए तुम। अब देखो ये जो चीज़ बन गई इसी को हम न्यूक्लियोइड्स से बोल देंगे, न्यूक्लियोइड्स से, और ये सेल के न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, गोल्जी अपरेटस में नहीं, वैक्यूल में नहीं, वो लिक्विड जो पार्ट होता है क्या बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्म में नहीं, न्यूक्लियस में होता है। तो समझ रहे हो ना, समझा करो। देखो ये अभी तक मजाक चल रहा था केवल, मेन चीज़ अब शुरू होगा। हाँ देखो प्रोकैरियोट में बताया गया था, यानी प्रिमिटिव यानी कि इस कमज़ोर, यानी पहले वाले में बताया गया था। अब यूकैरियोट जो हम लोग में होता है उसमें देखो सबसे पहले देखो लो लेवल, इसमें देखो सबसे पहले लो लेवल वाला से शुरू करेंगे, और हाई लेवल वाला की मेन ज़रूरत होती है, लेकिन लो लेवल से भी शुरू करते हैं। तो देखो उसमें
हिस्टोन प्रोटीन, देखो वही चीज़ है, इसमें भी हम प्रोटीन को, बेसिक प्रोटीन को यूज करेंगे ताकि हमारा जो डीएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि एसिडिक होता है, तो हम बेसिक प्रोटीन लाएंगे ताकि पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट कर जाए। तो इसीलिए हम हिस्टोन प्रोटीन लाएंगे जो कि बेसिक होता है यानी पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब देखो, बेसिक इम्यूनो एसिड, हिस्टोन प्रोटीन तो है लेकिन अब इम्यूनो एसिड, अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है तो अब इम्यूनो एसिड में अंदर घुसेंगे। तो बेसिक इम्यूनो एसिड जो बेसिक होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो होता है BAHL, भाल BAHL होता है, यानी कि बेसिक अर्जिनाइन, हिस्टिडाइन, लाइसिन। देखो ये बी कोई प्रोटीन नहीं है, ये बस ये है कि ये सारा जो तीनों प्रोटीन है वो बेसिक है, इसलिए बी लिखा है शायद से। तो देखो इसमें से जो लाइसिन है और अर्जिनाइन है वो ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए क्या? हाँ शायद से। तो देखो ये स्ट्रक्चर है जैसा कि ये C अल्फ़ा कार्बन है, मतलब C अल्फ़ा, और इससे COOH यानी एसिड अटैच है, और इससे NH2 यानी एमिनो ग्रुप अटैच है, और इससे हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है, और इससे R वेरिएबल ग्रुप प्रेजेंट है। जहाँ की लाइसिन और एर्जिनाइन के केस में यहाँ पे NH2 हम अटैच कर देंगे, तो समझ जाओ यहाँ NH2 अटैच है। अब देखो तुम्हें याद हो तो एमिनो शायद से पता नहीं क्या था, कुछ थ्योरी पता जो भी था कि NH2 के फॉर्म में नहीं, स्टेबल रहने के लिए 3 स्टेबल पता नहीं जो भी था कि NH3 के फॉर्म में रहना चाहेगा। नहीं, इससे पहले ये समझो कि NH2 है तो ये हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा लेगा और NH3 बनाएगा, या तो फिर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लूज कर देगा और NH1 बनाएगा। क्या ज़्यादा सही है? NH3 यानी एमीनिया, यानी कि लेके NH3 बनाएगा वो ज़्यादा बेहतरीन है। तो इसीलिए ये NH3 प्लस बनाएगा एक हाइड्रोजन गेन करके, तो वो हाइड्रोजन गेन करेगा, इसीलिए ये पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि हाइड्रोजन गेन कर रहा है, यानी कि प्रोटॉन गेन कर रहा है। तो जो पहले इलेक्ट्रॉन मान लो 10 ठो था, प्रोटॉन मान लो 10 ठो था, तो अब एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन यानी पॉजिटिव ले रहा है तो अब 11 होगा, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, प्रोटॉन ज़्यादा होगा। देखो तो ज़्यादा ये थोड़ा अपने से बना के बोल दिया, लेकिन छोड़ो, सही भी हो सकता है, छोड़ जो भी हो। तो देखो यहाँ पे लाइसिन और एर्जिनाइन यूज हो गया, अब बचता है हिस्टिडाइन। तो देखो वो कहाँ यूज होगा? सबसे पहले तो ये देखो कि ये गोला सा स्ट्रक्चर लिए, गोला सा ना, गोला सा अच्छे से बनाता हूँ, ये गोला सा स्ट्रक्चर लिए। अब जो है इसके अंदर हिस्टिडाइन 4 तरह का H2A, H2B, H3 और H4 4 हिस्टिडाइन गे, जिसको हम 2 से इंटू कर देंगे, यानी कि 8 ठो यहाँ पे हिस्टिडाइन प्रेजेंट है, शायद से 8 ठो H2A, H2B, H3, H4, जिसको हम 2 से इंटू कर दिए तो 8 हो गया। और ये सब पॉजिटिवली चार्ज है, क्यों? क्योंकि हिस्टिडाइन है, बेसिक एमिनो एसिड है, तो ये अंदर का पॉजिटिव चार्ज हो गया ना। तो जो है, और इस देखो 8 तो हो गया, इसीलिए हम इसको ओक्टामर भी बोल देते हैं, और ये पॉजिटिवली अब चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि हिस्टिडाइन लिए जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अब ये पॉजिटिव बन गया, तो अब जो है डीएनए इससे अटैच हो सकता है। तो इस तरीके से अब डीएनए आएगा। अब वो जो कि निगेटिव चार्ज होता है डीएनए मॉलिक्यूल, देखो लिखा भी है, तो इस तरीके से अपना जो है, ये थोड़ा ऊपर नीचे कुछ हो गया लेकिन फिर भी होता है, तो इस तरीके से अपना जो है डीएनए अटैच हो जाएगा। और एक चीज़ और कि यहाँ पे फिर अटैच होने के बाद यहाँ पे एक और डंडी, जो कि एक और क्या करता है, देखो सबसे पहले करता क्या, ये तभी समझ डेवलप होगा। ये लिंक करता है, इसको लिंकर प्रोटीन भी बोलते हैं, ये लिंकेज का काम करता है। H1 प्रोटीन जो कि है, यानी कि अभी H लिखा है तो साथ हिस्टिडाइन नहीं होगा, जो भी हो H1 प्रोटीन, ये लिंकेज प्रोटीन होता है, लिंक करने का काम करता है। तो ये चीज़ हो गई, अब ये समझ गए। और देखो अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोल देंगे, और एक
न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं, यानी जो नाइट्रोजनस बेस पढ़े थे वो 200 होते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड कितना होगा 100 हो शायद से। तो देखो इस तरीके से हम ज़्यादा मतलब एक चीज़ को घुमा नहीं रहे हैं और एक चीज़ बोलने के बाद तुरंत दूसरा चीज़ बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे बोले कि देखिए ये पूरा न्यूक्लियोसोम है और फिर तुरंत ही बोल दिए, अब इसको ज़्यादा खींचे नहीं कि न्यूक्लियोसोम हाँ दूसरी चीज़ नहीं, ये सब नहीं कि सीधा बोल रहे हैं कि अगला पॉइंट है कि मतलब एक न्यूक्लियोसोम में 220 पेयर, जिसकी वजह से हुआ कि टाइम भी फ्यूचर केस में बच जाएगा, समझेंगे और जल्दी जल्दी मेन जो बात है तुरंत पता चलता जाएगा। तो ये ज़्यादा बेहतरीन चीज़ हो सकता है। और देखो ये तो एक जो है डीएनए अटैच हुआ, अब ऐसे ही डीएनए पूरा इस तरीके से होता है ना नहीं 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 डीएनए तो अटैच हो गया एक तो, लेकिन अब उसको बहुत सारे डीएनए अटैच करके क्रोमोजोम बनाएंगे, यानी कि और मतलब ये तो डीएनए तो अटैच हो गया जो इस तरीके से होता है, लेकिन केवल यही नहीं होता, इसको पूरा अटैच करके क्रोमोजोम भी कुछ बनाते हैं। ये हम सेल साइकिल एंड डिवीजन वाले चैप्टर नहीं पढ़े इसलिए समझ नहीं आएगा, लेकिन जितना आ रहा है उतना कर लो। देखो तो उसके लिए और भी मतलब डीएनए को मिला के इस तरीके से करते जाएंगे, ऐसे लंबा धागा बनाया और फिर जो है उसमें मान लो जैसे कि ये एक ठो न्यूक्लियोसोम है, तो इस तरीके से एक ठो न्यूक्लियोसोम यानी कि एक ठो डीएनए जो पूरा 2.2 मीटर का होता है, फिर दूसरा डीएनए, फिर तीसरा डीएनए नहीं ना न्यूक्लियोसोम बोलो क्योंकि पूरा अटैच डीएनए को न्यूक्लियोसोम जो कि इस तरीके से बताया बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके ये न्यूक्लियोसोम हो गया। और इसी को हम देखो फिर से तुरंत ही हम अगला बता देना होता कि टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बार पढ़ी ली हो तो रिवाइज करने में ज़्यादा चीज़ नहीं लगती, जब समझे ना रहती ये सब चीज़ तब टाइम लगता है, लेकिन हम नहीं लगे इसलिए जल्दी बोल रहे हैं। तो इस पूरे को बीट्स ऑन स्ट्रिंग बोलते हैं इसी को, जैसे ये फूलों में ये मतलब एक एक मोती मतलब धागे में फूल बिटोरते हैं बनाते हैं मोती उसी तरीके से। और देखो बीट्स ऑन स्ट्रिंग जो है सेल साइकिल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ोगे तब ये समझ आएगा, लेकिन फिर भी बता देना क्रोमैटिन से कुछ बनता जुड़ता जो भी होता हो, फिर क्रोमैटिन जो है पैक होता है क्रोमैटिन फाइबर में, और फिर क्रोमैटिन फाइबर जो है सेल साइकिल के मेटाफेस में क्रोमोजोम जाके बनता है। तो इस तरीके से होता है, सेल साइकिल डिवीजन पढ़ेगा तो तब समझ आएगा। लेकिन इसमें से जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि ये सब जो भी बोले पढ़ा रहे थे वो जो है लो लेवल का था, लो लेवल में था। कहने के मतलब है कि जो क्रोमैटिन है यहाँ पे लो लेवल वाला अटैच नहीं होगा, यहाँ पे जो नॉन हिस्टोन मतलब वही है कि हायर लेवल वाला यहाँ पे अटैच होगा तो जाके पैक होगा, तो क्रोमैटिन बनेगा, तो सेल साइकिल होगा, तो क्रोमोजोम जाके बन पाएगा। उसके लिए क्रोमैटिन लो लेवल उसके लिए नहीं हाई लेवल चाहिए, यानी कि जो नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन है वो हाई लेवल वाला चाहिए, तब आगे का प्रोसेस क्रोमैटिन कंटिन्यू करेगा। उसको लो लेवल नहीं हाई लेवल चाहिए, यानी कि नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन। ये थोड़ा मतलब इधर उधर सही से नहीं समझा पाया, लेकिन मोटा मोटी वही है। अब देखो जो अगला सवाल है वो ये है कि जैसे ये जो क्रोमैटिन है, अब इसी को जूम इन करके यहाँ पे समझेंगे, तो इसको जूम इन करते हैं और अब यहाँ पे आते हैं। तो देखो जैसा कि मान लो कि जैसे ये क्रोमैटिन है, तो एक तो क्रोमैटिन हो गया कि ऐसे 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 ये उलझा वाला यानी कि टाइट है, और दूसरा है कि इस तरीके से लूज है, लूज वाला यानी कि खुला है। तो देखो ये जो टाइट वाला है उसको क्रोमैटिन बोलते हैं, जो कि डेंसली पैक्ड होते हैं यानी पास होते हैं मॉलिक्यूल्स, और जो कि पास होने की वजह से ये डार्क दिखेंगे, डार्क कलर के दिखेंगे, डार्क स्टेन इसीलिए इसको भी मतलब होता है, और दिखता है मतलब, और इस वाले को लूजली वाले को एन क्रोमैटिन बोल देंगे, जो कि लूजली पैक्ड होता है, लूज होता है, और जो कि लूज होता है यानी कि हल्का कलर में दिखेगा, लाइट स्टैनिंग होगी। और जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि जैसे मान लो ये टाइट बंधा है, तो अब हम सवाल ये उठता है कि ट्रांसक्रिप्शन ये वाला क्रोमैटिन करेगा टाइट वाला कि लूज वाला करेगा। तो देखो
टाइट वाला नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास खाली जगह ही उतनी नहीं है कि वो ट्रांसक्रिप्शन भी अब करे। लेकिन इसके पास खाली जगह है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक बेंच पे 4 लोग बैठे हैं और 2 लोग को अब और बैठाना है, तो वो जिस पे एक बेंच पे 4 लोग बैठे हैं और एक बेंच पे 2 लोग बैठे हैं, तो किस बेंच पे वो 2 लोग ज़्यादा अच्छे से बैठ पाएंगे? ऑब्वियसली ये जो जिस पे 2 लोग बैठे हैं उस पे ज़्यादा अच्छे बैठ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लूज यानी कि कम लोग हैं। तो वही चीज़ है कि जहाँ पे कम हो है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो इसको इसीलिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो है होता है, जो आरएनए बनता है वो इन क्रोमैटिन में बनता है, हेट्रोक्रोमैटिन में आरएनए नहीं बनता है। यानी कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। कहने का मतलब है कि आरएनए जो बनता है वो इसमें बनता है, इसमें नहीं बनता है। और देखो जैसा कि ये जो मतलब कि दिखाए थे, ये मतलब बुक का डायग्राम है कि मतलब वही चीज़ है कि ऐसे ऐसे से मोटी मतलब कि ये धागा हो गया और फिर इसमें ऐसे ऐसे फूल या न्यूक्लियोसोम या तो कह सकते हैं डीएनए अटैच्ड जो होता है, जिसमें होता है जो न्यूक्लियस में वो है। तो अब देखो अगली चीज़ आती है कि अगर न्यूक्लियोसोम का अगर जो है नंबर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करोगे? देखो कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम में अगर यूकैरियोटिक के केस में 2.4 × 10⁻⁶ मान लो बेस पेयर कंसन में दिया है, तो अब निकालो कि इसमें न्यूक्लियोसोम कितना होगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है कि 200 बेस पेयर में एक न्यूक्लियोसोम होता है। अभी हमने तुम्हें ऊपर बताया था कि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होता है, तो एक बेस पेयर में कितना न्यूक्लियोसोम होगा, यानी कि इसको नीचे कर दोगे तो यानी कि 1/200 न्यूक्लियोसोम होगा एक बेस पेयर में। तो अब यही चीज़ करना है, जैसे कि 2.24 × 10⁶ है, तो ये गलत लिखा है, ये दूसरा चीज़ था। 2.4 × 10⁻2.4 × 10 हमारा 9 हो गया और अपॉन में 1/200 × 2.4 × 10⁻⁶ इंटू बेस पेयर। इसको सॉल्व करोगे तो निकल आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला है कि 200 बेस पेयर में अगर एक न्यूक्लियोसोम होता है तो वो एक बेस पेयर में 1/200 न्यूक्लियोसोम होगा। तो यहाँ बेस पेयर की जगह भी ये लिख देना, न्यूक्लियोसोम की जगह भी ये लिख देना। हाँ, क्योंकि इक्वल होता है तो मतलब ये लिख देना। तो सॉल्व से कुछ है।